दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जेनेटिक्स में सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो दोस्तों, जो सेल डिवीजन होता है वो सभी जीवधारियों में क्या होता है, एक विशेष गुण होता है। क्या होता है सेल डिवीजन? विशेष गुण होता है सभी जीवधारियों में। और ये कोशिका विभाजन जो होता है दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अब देखिए, यहाँ समझिए आप दोस्तों, सेल डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये मान ले कोई आपकी सेल है, ये किसी कारण से क्या हो गई, डैमेज हो गई। अब इसके आसपास भी जो सेल होंगी वो क्या करेंगी, इसकी क्षतिपूर्ति करेंगी, अपने आप में डिवाइड होंगी, अपनी संख्या बढ़ाएंगी और इधर क्या कर देंगी, इसका डैमेज पूरा कर देंगी। अब दोस्तों देखिए, ये क्या है, सेल। सब शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बना है, टिश्यू। क्या बना है, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा, बॉडी। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारा बॉडी है, शरीर है, वो प्लांट का हो या इंसान का हो, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी, सेल होगी। ठीक है, तो सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, या सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे अपने शरीर को तो वो सेल इस तरीके की हमें दिखाई देंगी। ठीक है, अब बात आती है कि सेल डिवीजन क्यों होता है। सेल डिवीजन की देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में सेल्स जो हैं वो प्रति मिनट लाखों सेल बनती हैं। कितनी सेल बनती हैं, लाखों सेल बनती हैं। और जितनी बनती हैं उतनी ही नष्ट होती हैं। तो अगर ये नष्ट होने का और बनने का अनुपात समान है तो हम कैसे, हमारा शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन क्या होता है कि मान लो आपकी 4 लाख सेल क्या हो गई, लॉस हो गई, क्योंकि शरीर पूरा किससे बना है, कोशिका से। 4 लाख सेल का क्या हो गया, लॉस हो गया। और आपके शरीर में कितनी, 5 लाख सेल बन रही हैं। कितनी बन रही है, 5 लाख सेल। तो दोस्तों, आवश्यकता से अधिक सेल का बनना क्या कारण बन जाता है, ट्यूमर, जिसे क्या बोलते हैं, कैंसर। ठीक है, तो अधिक सेल होने का तो नुकसान ये है। अब बात करते हैं कम सेल की। मान लो 4 लाख का क्या हुआ, लॉस हुआ आपके शरीर में सेल का, और बनी कितनी, 2 लाख। 2 लाख बनी, तो आपके शरीर के जितने भी जख्म होंगे, क्या होंगे, जख्म, वो जल्दी से सही नहीं हो पाएंगे। और जख्म सही नहीं हो पाएंगे तो आपके में सेल डिवीजन अच्छे से नहीं होगा। सेल डिवीजन अच्छे से नहीं होगा तो आपके जख्म क्या होंगे, सड़ने लगेंगे। अब दोस्तों क्या है कि कोई भी जीव है, सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। जीव में सेल डिवीजन, पहला मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन का मतलब समान जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल डिवीजन आवश्यक है। क्योंकि जब एक सेल होगी फिर सेल डिवाइड होगी, तभी वो क्या करेगी, नए जीव को बनने में मदद करेगी। दूसरा, अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो दोस्तों क्षतिपूर्ति के लिए क्या है, आवश्यक है। सेल डिवीजन क्या है, क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो सेल डिवीजन अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए क्या, सेल डिवीजन। अब दोस्तों बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन को मुख्य रूप से हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं। पहला, ये क्या हुआ, सेल। कहीं कहीं आपको 2 भागों में दिखेगा, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में 3 भागों में पढ़ाएंगे। पहला एमाइटोसिस, सेकंड माइटोसिस, और थर्ड मियोसिस। तो ये हमने पिछले पढ़ा था, सेल। सेल से मिलकर बनता है क्या, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन।
ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है बॉडी। ठीक है। अब दोस्तों बात यहाँ करते हैं सेल डिवीजन की डिटेल में। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है मैंने आपको बता दिया। एक तो प्रजनन के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए। दूसरा अगर बात करें तो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, डब्लू, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। जब तक आपकी सेल डिवीजन नहीं होगी तो ग्रोथ डेवलपमेंट शरीर का नहीं होगा, तो इसीलिए क्या है, सेल डिवीजन आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, ये कोई कोशिका है, इसके अंदर क्या है, केंद्रक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इसका केंद्रक भी बड़ा आकार लेना स्टार्ट कर देगा और इसका केंद्रक भी बीच में से क्या हो जाएगा, दो भागों में बंटना स्टार्ट कर देगा। और बढ़ते बढ़ते केंद्रक भी दो भागों में बढ़ जाएगा और केंद्रक के बढ़ने के बाद ही कोशिका भी दो भागों में पूरे बढ़ जाएगी। इसी को क्या, यही सेल डिवीजन का प्रोसेस है। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल्स में अभी हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं सेल डिवीजन को सबसे पहले किसने बताया। सेल डिवीजन को सबसे पहले बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने 1855 में बताया। और 1855 में क्या बताया, इसे ओमनी सेल्यूला नाम दिया। क्या दिया, ओमनी सेल्यूला। ठीक है। और इन्होंने कहा कि एक कोशिका जो विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं, मातृ कोशिका। और उससे विभाजन करके जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डॉटर कोशिका। ठीक है। तो बिरचू ने दो वर्ड दिए थे, क्या दिए थे, ओमनी सेल्यूला और ई सेल्यूला। ठीक है। तो इन्होंने कहा था, इसका अर्थ क्या है कि नई कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं। सेल डिवीजन जो होता है दोस्तों, वो तीन प्रकार का मैं आपको बता चुका हूँ। पहला जो होता है एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस को क्या कहा जाता है, असूत्री विभाजन। एमाइटोसिस को क्या कहा जाता है, असूत्री विभाजन। और ये जो होता है ये प्रोकैरियोटिक जीवों में, यानी एक कोशिका जीव जो होते हैं प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें तो माइटोसिस की अगर बात करें तो एक कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, कायिक कोशिकाओं में। दूसरे से हमारे शरीर की क्या है, काया है। तो जितने भी जीवों में क्या पाई जाती है, काया पाई जाती है, कायिक कोशिकाएं पाई जाती है, उसमें कौन सा होता है, माइटोसिस। अब थर्ड अगर बात करें हम किसकी, मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो हमारे कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में। तो जनन कोशिकाओं का मतलब दोस्तों हम कर सकते हैं, शुक्राणु हो गया हमारा, शुक्राणु के अलावा अंडाणु। तो इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। तो एमाइटोसिस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में और मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। अब बात करते हैं हम एमाइटोसिस की। किसकी बात करते हैं, पहला एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस दोस्तों पहला अविकसित कोशिकाओं में, किसमें होता है, अविकसित कोशिकाओं में। एमाइटोसिस कहाँ होता है, अविकसित कोशिकाओं में होता है। अब अविकसित कोशिकाएं कौन सी होंगी, आपका जीवाणु के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद आपका क्या होगा, अमीबा के बाद आपका क्या होगा, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों ये चार जो हैं आपके मोस्टली, इनमें क्या होती हैं, ये अल्प विकसित होती हैं, यानी कि एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका से सब कुछ कर लेते हैं। तो एमाइटोसिस सेल डिवीजन इन सभी में होता है। अब इसमें एमाइटोसिस की विधि क्या है,
इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले केंद्रक लंबा होगा। क्या होगा, केंद्रक लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले केंद्रक लंबा हो जाएगा। ये क्या है, बीच का केंद्रक है, तो केंद्रक क्या हो गया, लंबा हो गया। फिर केंद्रक क्या हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक कोशिका का निर्माण कर लेगा। तो ये क्या है आपका एमाइटोसिस का प्रोसेस। तो माइटोसिस का प्रोसेस इतना लंबा नहीं था एमाइटोसिस का। अब हम आपको बात करेंगे माइटोसिस की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, माइटोसिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस। माइटोसिस की अगर बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अगर बात करें दोस्तों माइटोसिस की सबसे पहले, तो सबसे पहले किसने देखा था इसे, फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोसिस की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, 1879 में। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल या जिसे क्या बोल सकते हैं, कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिका, हमारे शरीर का कोई भी अंग है तो उसमें क्या होगा, सोमैटिक कायिक विभाजन। क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। कोई भी कायिक कोशिका में, अब देखिए कायिक कोशिकाओं में क्या क्या कार्य करता है, घाव भरने का कार्य। मैंने कहा ना, शरीर में घाव भरने का कार्य। तो घाव अगर हमारे शरीर में कहीं हो गया है तो वो किसके द्वारा सही होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन। हमारे शरीर में क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, कहीं कटे फटे अंग हैं आपके, कटे फटे अंग, तो उनकी मरम्मत के लिए जो कोशिका बनेंगी उसमें भी क्या होगा दोस्तों, माइटोसिस सेल डिवीजन। अब देखें माइटोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या है। मैंने आपको बताया कि ये कोई क्या है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। और ये क्या है, एक दो आपकी डॉटर सेल, डॉटर सेल। तो माइटोसिस में क्या होता है कि अगर गुणसूत्रों की संख्या आप में कितनी है, 46 है, 46, तो आपसे जो भी डॉटर सेल बनेगी उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 46 ही होगी। ठीक है, अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि माइटोसिस सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल का निर्माण होता है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने पेरेंट सेल के क्या होती है, बराबर होती है। अब बात करते हैं हम समसूत्री विभाजन के फेज की। किसकी बात करते हैं, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के फेज। माइटोसिस के फेज, कौन कौन से फेज होते हैं माइटोसिस के। तो माइटोसिस के अगर फेज की हम बात करें तो नंबर पहली अवस्था क्या होती है इसकी, इंटरफेज। क्या होती है, इंटरफेज। और दूसरी माइटोसिस फेज, कौन सी होती है, माइटोसिस फेज। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में पहली अवस्था क्या होगी, इंटरफेज। दूसरी अवस्था क्या होगी, माइटोसिस फेज। ठीक है, अगर बात करें इंटरफेज में, तो इंटरफेज में क्या होता है, तैयारी होती है किसकी, सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन की तैयारी, सेल डिवीजन की तैयारी कहाँ होती है, इंटरफेज में होती है। और ये क्या है, सेल डिवीजन की सबसे बड़ी अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था है। सेल डिवीजन की क्या है, सबसे बड़ी अवस्था है। ठीक है, तो जो भी आपका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इंटरफेज सबसे बड़ी अवस्था है। और 95% जो भी समय लगेगा आपका सेल डिवीजन का, वो क्या में लगेगा, सेल डिवीजन की तैयारी होने में। और 5% समय कहाँ लगेगा आपका, 5% समय लगेगा सेल डिवीजन में। किस में लगेगा, सेल डिवीजन में। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको माइटोसिस का एक एक पार्ट थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, माइटोसिस के दूसरे फेज की। तो दूसरा फेज, पहला मैंने आपको बताया था इंटरफेज, 95% समय किसमें लगता है, इंटरफेज में 95% समय लगता है, सबसे बड़ी अवस्था है। उसके बाद दूसरी हम बात करेंगे माइटोसिस फेज की। किसकी बात करेंगे, माइटोसिस फेज की। तो माइटोसिस फेज में दो तरीके का होता है। पहला
दो तरीके से विभाजन होता है। पहला कैरियोकाइनेसिस। मैंने क्या कहा है, पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन। दो फेज में पूरी होती है प्रक्रिया। पहला केंद्रक का विभाजन, और जब केंद्रक का विभाजन हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, सेल का विभाजन। ठीक है, तो केंद्रक के विभाजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका के विभाजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो दो भागों में क्या होगा, डिवीजन होगा। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस। अब बात करते हैं हम कैरियोकाइनेसिस की। किसकी बात करते हैं, कैरियोकाइनेसिस की। तो कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो केंद्रक का जो पहला क्या बात करेंगे हम, कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण। यानी केंद्रक के विभाजन में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड की बात करें एनाफेज, और फोर्थ की बात करें टीलोफेज। तो ये 4 जो स्टेज होती हैं किसकी होती हैं, केंद्रक विभाजन की, या जिसे बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस, इसमें क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, सेल का। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक कोशिका से 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। ये क्या है, एक पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। ठीक है, अब हम पहले आपकी जो कैरियोकाइनेसिस था उसकी पहली फेज पढ़ेंगे, वो क्या होगी, प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, शुरुआत होती है। क्या होती है, शुरुआत। शुरुआत किसकी होती है, सेल डिवीजन की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब देखिए ये क्या है, आपका सेल है। ठीक है, और ये क्या है, इसके अंदर क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन्स क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, प्रोफेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस की शुरुआती अवस्था है, और उसमें क्रोमेटिन क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्रोमेटिन झुंड में दिखाई देते हैं। ठीक है, और झुंड में दिखाई देते हैं तो इन्हें गिन नहीं सकते हम। क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जब झुंड में दिखाई देंगे तो गिन नहीं सकते। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और होता है इसमें, तारकाय जो होता है सेंट्रोसोम, वो ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोसोम, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ध्रुवों की ओर। सेंट्रोसोम ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो प्रोफेज में 4 चीज़ें होती हैं। पहला, यह कोशिका विभाजन की शुरुआत है। इसमें क्रोमेटिन झुंड में पाए जाते हैं। क्रोमेटिन दोस्तों इस तरीके के होते हैं, झुंड में पाए जाते हैं, इन्हें गिनना संभव नहीं है। और इसमें सेंट्रोसोम क्या होते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अब प्रोफेज के बाद अगर हम बात करें तो प्रोफेज के बाद जो आएगा वो आएगा मेटाफेज। क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी आपके क्या हैं केंद्रक हैं वो एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेटाफेज में एक लाइन में क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, मेटाफेज में आसानी से गिना जा सकता है,
आसानी से गिना जा सकता है। किसको? क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है। और उसमें क्या था कि प्रोफेज में आपके कारक का सेंट्रोसोम ध्रुवों की ओर जा रहे थे, और इसमें मेटाफेज में ध्रुवों पर जा चुके होते हैं। उसमें जा रहे थे और इसमें जा चुके होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ध्रुवों पर क्या होते हैं? जा चुके होते हैं। और स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रोसोम है, इससे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर निकल जाते हैं। क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स निकल जाते हैं। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है, यहाँ से क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स निकल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस अगर मेटाफेज में बात करें, इसमें केंद्रक क्या होते हैं? लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। लाइन में व्यवस्थित होने के बाद इन्हें आसानी से गिना जा सकता है। और सेंट्रोसोम क्या होते हैं? ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? निकल जाते हैं। थर्ड अगर बात करें हम कैरियोकाइनेसिस में, तो एनाफेज ठीक है, एनाफेज में क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, देखिए मान ली ये है, अब ये दोनों ध्रुव हैं, ये ध्रुव हैं, ये ध्रुव होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जो बीच के हमारे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम यहाँ, तो क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? ध्रुवों की ओर खींच रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ध्रुवों की ओर खींचते हैं। एनाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो ध्रुवों की ओर खींचते हैं। ठीक है, और मैंने बताया आपको इंटरफेज सबसे बड़ी अवस्था थी, लेकिन कैरियोकाइनेसिस की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? एनाफेज। एनाफेज क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट अवस्था, सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? एनाफेज है। ठीक है, अब एनाफेज के बाद हम बात करेंगे लास्ट, टीलोफेज। टीलोफेज, जो भी पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है, ये चल रही है किसके? केंद्रक के विभाजन की। केंद्रक विभाजन की पूरी प्रक्रिया ये चल रही है। तो टीलोफेज की अगर हम बात करें, तो गुणसूत्र क्या होता है? टीलोफेज में ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं। ध्रुव हैं, यहाँ पर गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? एकत्र हो जाएंगे। इससे पहले खींच रहे थे, और इसमें क्या हो जाएंगे? ध्रुवों पर एकत्र हो जाएंगे। और जितने भी गुणसूत्र हैं, इनके चारों ओर क्या बन जाएगी? कि झिल्ली बन जाएगी। क्या बन जाएगी? झिल्ली बन जाएगी। गुणसूत्रों के चारों ओर क्या बन जाएगी? झिल्ली बन जाएगी। और एक कोशिका के अंदर क्या होगा? ये एक कोशिका है, तो एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक का निर्माण होगा। क्या होगा? एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक का निर्माण होगा। ठीक है, जब दो केंद्रक का निर्माण होगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये आपका केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। किसकी? साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, अभी हमने बात ही सीखी थी केंद्रक विभाजन की, दो भागों में। तो कोशिका विभाजन में अगर हम बात करें, तो ये सेल डिवीजन की क्या है? सबसे अंतिम अवस्था है, माइटोसिस की। माइटोसिस की सबसे लास्ट स्टेज है। माइटोसिस की सबसे लास्ट स्टेज कौन सी है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस सबसे लास्ट स्टेज कौन सी है? माइटोसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अंतिम अवस्था होती है, इसमें कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। उसमें दोस्तों स्पंडल फाइबर का आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। और एक कोशिका से, कोई भी एक कोशिका है, उस कोशिका से क्या होता है? दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब देखिए, ये आपकी कोशिका में पहले क्या हुआ था? केंद्र का विभाजन हुआ था, जो मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ था? केंद्र का विभाजन हुआ था, एक कोशिका में दो केंद्र आ गए थे। अब क्या है? इनके ऊपर कोशिका झिल्ली आ जाएगी, और झिल्ली आने के बाद ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइटोकाइनेसिस में आपका प्रोसेस था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों कवर करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन डिटेल्स में। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? किसी भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक आपका ऐसा है जो क्लियर नहीं है, आप हमें कमेंट में बताएं, हम अच्छी वीडियो बनाकर उस पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एग्री मास्टर विद रवि को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।